नेगेटिव मार्किंग बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक अलग तरीके का चैलेंज होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। कई बार क्या होता है, आप इस डर से कि कहीं आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर लें, आप क्वेश्चन छोड़ आते हैं, या कई बार आप जल्दबाजी में आता हुआ क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर समा शुक्ला और आज मैं कई पॉइंट्स ऐसे आपको बताने वाली हूँ जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो ट्रस्ट मी, आप एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग बहुत कम अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, नोट करिएगा सारे पॉइंट्स, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो जरूर इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट अगर मैं बताऊं तो जनरली क्या होता है, जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो तो कई बार आप एक दिमाग में आपके ये होता है कि ये टॉपिक हमने पढ़ा है या आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए होते हैं, तो आपके दिमाग में होता है कि इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस बार भी ऐसा क्वेश्चन आया होगा और आप प्रॉपर क्वेश्चन रीड नहीं करते हो और आंसर है ना ढूंढने लगते हो। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, जब पेपर आपके सामने ओपन होके आएगा तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपको एक एक लाइन को पढ़ना है। क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आपने क्या पढ़ा है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि पूछा क्या आपसे जा रहा है और जो पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। तो पहला पॉइंट मेरे हिसाब से जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप क्वेश्चंस की रीडिंग बहुत प्रॉपर तरीके से करें और समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आपसे, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर्स को डिजाइन करें, उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑप्शंस को चूज करें। सेकेंड पॉइंट में अगर बोलूं जिससे आप अपनी नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपने अगर पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो आप देखते हैं कि इसमें आपके एग्जाम में ऑप्शंस होते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन कई बार आपको चूज करना होता है कि ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है, इस तरीके से। तो इसमें दो चीजें आप कर सकते हैं। पहला काम आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, ठीक है, या कई बार आप 80% वाले में रहते हो कि आप 70-80% थोड़ा सा डाउट आपका होता है कि शायद ये वाला गलत हो। तो आपने उस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करना है कि जो सही ऑप्शंस हैं आप उनको चूज करो और साथ ही साथ जो ऑप्शंस आप एलिमिनेट करें उसमें भी आप एक बार कंफर्म करो कि क्या ये ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, तो आप दो मेथड चूज कर सकते हो कि आप सही ऑप्शंस को चूज करना, या गलत ऑप्शंस को अगर आप एलिमिनेट करते जाओ तो भी आप सही ऑप्शंस तक पहुंच सकते हो और आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो दोनों स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे, करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना और इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूं तो एक ये पॉइंट है जो बहुत सारे बच्चे कितनी भी प्रैक्टिस करें एक आध क्वेश्चन इस तरीके के गलत करके ही आते हैं। आपके सीएसआईआर के एग्जामिनेशन में चाहे पार्ट बी की बात करें या फिर पार्ट सी की बात करें, दोनों एग्जामिनेशन में आपको कई बार करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा आता है, कई बार करेक्ट स्टेटमेंट पूछा आता है, कई बार इनकरेक्ट पूछा आता है कि चारों स्टेटमेंट में कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है जो कि इनकरेक्ट है। तो आप जब भी, क्योंकि ऑनलाइन में आपका ये एग्जाम होने जा रहा है तो अभी हाईलाइटिंग की सुविधा नहीं होती है आपके पास, फिर भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो अपनी कॉपी में जो आपको नोटपैड मिलता है वहां पे आप लिख लें इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करने हैं या यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। क्योंकि कई बार इनकरेक्ट हमसे रह जाता है या कई बार करेक्ट भी हमसे रह जाता है, तो हम सही कॉम्बिनेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चाहे मैचिंग वर्ड हो, है ना, मिसमैच आपको करना हो या मैच करना हो, या फिर कॉम्बिनेशन की स्टेटमेंट में आपको ढूंढना है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है या करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो उसको बहुत केयरफुली करिए, अदरवाइज आप गलत ऑप्शन चूज करेंगे और नेगेटिव मार्किंग लेके आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, रीड कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टेटमेंट्स केयरफुली। ये स्पेशली पार्ट सी के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए। पार्ट सी में जनरली आपके 4 स्टेटमेंट होते हैं और आपसे यही पूछा था कि 1 करेक्ट विथ 2 इनकरेक्ट या ऑल करेक्ट, है ना। इस तरीके से कई बार आपसे कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस ऑप्शंस को पूछा आता है, तो वहां पे आपको हर एक स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली रीड करना और उनका कॉम्बिनेशन भी मैच करना है कि अगर करेक्ट है तो सारे करेक्ट इसमें आ रहे हैं या किस कॉम्बिनेशन में एक इनकरेक्ट है। तो जो कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे उसमें भी आप बहुत केयरफुल रहेंगे, बहुत ध्यान से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, अदरवाइज आप गलत ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए सीएसआईआर में गेस वाला नहीं काम चलता है आपका। अगर आप कोई क्वेश्चन में तुक्का लगा के करने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल अंदाजे से आप करने की कोशिश करें, तो वो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कभी भी ये वाला काम सीएसआईआर में मत करिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन अपने गेस बेसिस पे नहीं करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए जो जनरली बच्चे करते हैं कि सपोज आपने पेडिग्री प्रिपेयर करी है, ठीक है, सपोज आपने पेडिग्री प्रिपेयर करी है या आपने सपोज बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी है।
अब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो एक आपके दिमाग में रहता है कि पेडिग्री का क्वेश्चन कोई भी आना है या बायोकेमिस्ट्री का, एंजाइम काइनेटिक्स का कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे को करना ही करना है। बट मेनी टाइम्स क्या होता है कि जो टॉपिक आपने तैयार किया है या जिस तरीके से आपने तैयार किया है, जिन टाइप के PYQ आपने सॉल्व किए, हो सकता है उससे कुछ नॉवेल क्वेश्चन आ जाए, कुछ नए नए तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे और आप एग्जाम में वो क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाए। इसकी पॉसिबिलिटी होती है, ये पॉसिबिलिटी लेके चलिएगा अपने साथ में। तो कभी भी ये मान के नहीं चलिए कि पेडिग्री पढ़ा है, एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ी है या बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो उसके सारे के सारे क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं। किसी भी एक टॉपिक से या किसी भी एक यूनिट से स्पेशल अटैचमेंट आपको दिखाना नहीं है वहां पे। अगर आप एक टॉपिक को पकड़ के या बिल्कुल जिद करके कि नहीं मुझे इसको करना है, उसमें आप करेंगे तो कई बार आप गलत क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, तो आपको वहां पे डिसाइड करना है कि आपको इस टॉपिक का, इस यूनिट का क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे को करना, नहीं आ रहा है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पार्ट सी में 75 में 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो बहुत ऑप्शंस आपके पास होते हैं। आप उन क्वेश्चंस को भी स्किप कर सकते हैं अगर आप क्लियर नहीं है उसमें, अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, पे मोर अटेंशन टू ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिक क्वेश्चन, जिसमें कि आपका कोई ग्राफ दिया हो या कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो, कोई डायग्राम बना हो, है ना, लेबलिंग की हो, है ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर का कोई ग्राफ इस तरीके से दिया गया है आपको या कांस्टेंट लाइन है, जो कोई भी इस तरीके से पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो मेक श्योर उसको आप 2 से 3 बार पढ़ें, 2 से 3 बार उस ग्राफ को, उस डायग्राम को समझने की कोशिश करें। और जैसे ग्राफ में आपका होता है, आपको पता है एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू दी है, वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू दी है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप अपना स्लोप लाइन जो भी आप, है ना, प्रिडिक्ट करते हैं, तो वो आपको ध्यान देना है कि ग्राफ में जो पूछा गया है ना, उसमें एक्स वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज दी हैं। ठीक है, या कोई, अगर मैंने बोला कोई डायग्राम है, कोई क्लीवेज का डायग्राम है, या प्लांट फिजियोलॉजी में आपके हार्मोन्स के बायोसिंथेसिस से कभी डायग्राम आ जाते हैं, या फिर किसी भी टॉपिक से अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है तो उसको आप बहुत ध्यान से देखें। ये नहीं कि मैंने ये ग्राफ देखा था, मैंने ये ग्राफ पढ़ा था तो वो सेम ग्राफ है, वो सेम इन्फॉर्मेशन है, नहीं होता है। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्फॉर्मेशन को चेंज करते हैं वहां पे, तो आपको बहुत ध्यान से ग्राफ को या डायग्राम को देखना है, पढ़ना है, फिर उसके ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस स्पेशली पार्ट सी में बहुत सारे आते हैं, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो आपके जहाँ पे, जैसे मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करूँ या फिर कुछ इकोलॉजी में पोर्शंस आपके ऐसे होते हैं, या इवन मॉलिकुलर बायोलॉजी में कुछ आपको मिलेंगे, और मेथड्स इन बायोलॉजी में खास करके जहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे यूनिट कन्वर्जन आपको करने होते हैं या कुछ फॉर्मूलाज आपको यूज करने होते हैं। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ में, इकोलॉजी में आप जाएं तो लॉजिस्टिक में आप अलग फॉर्मूला यूज करें ना, एक्सपोनेंशियल में आप अलग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सैनन वीरन इंडेक्स अगर आपको कैलकुलेट करना वहाँ पे आप अलग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एंजाइम काइनेटिक्स में आपको केकैट निकालना है तो अलग फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं। तो किस न्यूमेरिकल में, किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है उसके लिए बहुत क्लियर रहिए, उसको अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए, फिर, है ना, ऑप्शन जो भी दिए हैं आपको वहां पे उन वैल्यूज को रख के उसको सॉल्व करिए। दूसरा मैं बोलूं कि यूनिट कन्वर्जन, जैसे कई बार आपको वैल्यू दी होती है किलो कैलोरी में, आंसर आपका किलो जूल में होता है, या कई बार आपकी जो वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में वो मिली मोल में दी होती है, आंसर आपका मोल में होता है, या MM में है और आंसर आपका सेंटीमीटर में है। ठीक है, मिलीमीटर में और आंसर आपका सेंटीमीटर में है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत ध्यान से आपको करना है कि अगर यूनिट कन्वर्जन है आपके क्वेश्चन में यूनिट अलग है, ऑप्शन में यूनिट अलग है, तो पहले आपको यूनिट को देखना है, उसके अकॉर्डिंग करना है, फिर आपको वैल्यूज रखनी है फॉर्मूले में, और फॉर्मूला भी जब आप लिखें तो उसको क्लियर कर ले एक बार, है ना, कि आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, क्योंकि कई बार एक ही क्वेश्चन में आपको एक से ज्यादा फॉर्मूले का यूज करना होता है, तो वहां पे जो वैल्यूज आपने निकाली हैं, किस यूनिट में है, ये सारी चीजें आप क्लियरली करें, फिर उस आंसर को, आप ऑप्शन को चूज करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू नॉट प्री डिसाइड हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, कि कई बार क्या होता है कि आप एक माइंड में एक आइडिया लेके जाते हैं कि मुझे पार्ट बी में 30 क्वेश्चंस करने हैं, 35 आपको टोटल करने होते हैं पार्ट बी के, 25 पार्ट सी के करने होते हैं। ठीक है, तो आप कई बार लेके जाते हैं कि मुझे 30 क्वेश्चन तो पार्ट बी में करना ही करना है, इतना मैंने पढ़ा है, इतनी यूनिट्स पढ़ी हैं, इतना रिवाइज किया है, 30 क्वेश्चन तो मेरे को करने ही करने हैं, या पार्ट बी में तो मेरे को 24 तो करने हैं, एक छोड़ना है मुश्किल से, या 23 या 24 करना है। ऐसा आप दिमाग में सेटअप लेके जाते हो कि नहीं मुझे इस तरीके से करना है, लेकिन एग्जाम में कई बार आप गए तो हो सकता है पार्ट बी कंपेरेटिवली टफ हो, या आपको लगे जो एरिया आपने पढ़ा था उनसे हो सकता है क्वेश्चंस कम रहे हों, और पार्ट सी में जब आपने देखा तो क्वेश्चंस आप
के जो एरिया के थे वो ज़्यादा आपको लग रहे थे, ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आपको लग रहे थे, या आप वाले एरिया के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिले। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आप कोई सेक्शन वाइज डिवीजन नहीं रखेंगे कि मुझे पार्ट बी में इतना ही करना है। अगर पार्ट बी में कम आ रहा है तो बिल्कुल ये नहीं कोशिश करनी है कि नहीं मैंने सोचा था 30 करना है तो 30 ही करना है, 25 भी करिए, 25 सही होने चाहिए। क्योंकि 25 सही करो, जबरदस्ती आप 30 के नंबर लाने के लिए 5 गलत कर दो तो उन 25 में से भी कई के नंबर आपके चले जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यही सबसे बड़ा मतलब सही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही क्रिएट करती है, ठीक है, कि अपना तो नंबर जाता ही जाता है, दूसरे सही वाले नंबर भी आपके कट जाते हैं। तो इस वजह से पेपर देख के वहां पे आप डिसाइड करिए कि पार्ट बी में हमको 20, 25, 24 जितने भी करने हैं, या पार्ट सी में हमको कितने करने हैं। अनडाउटली यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस, आपको उस टारगेट पॉइंट तक तो पहुंचना है ए बी सी को कंप्लीट करके, लेकिन ये आप पेपर देख के डिसाइड करें, है ना। ये आप पहले से डिसाइड करके नहीं जाए कि यहाँ पे हमको 30 या वहां पे हमको 20 या 18 या 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार क्या होता है कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और कई बार आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप क्या करते हैं, कई बार 180, 200 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कराते हैं। और कई बार आपको लगता है कि नहीं मेरे से गलत हो जाएगा, मेरे से नेगेटिव मार्किंग बहुत होती, मैंने जितने होलिस्टिक दिए थे उसमें सभी में मेरे नेगेटिव मार्क्स बहुत जा रहे थे। तो आप क्या करते हैं, थोड़ा डर जाते हैं और क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करते हैं। तो जो थ्रेशहोल्ड पॉइंट होता है ना, वहां तक भी आप नहीं जाते। तो थोड़ा सा अपने आप को एसेस करने में थोड़ा सा रियलिस्टिक रहिए, है ना। आपने इतनी प्रिपरेशन करी है तो खुद पे थोड़ा सा भरोसा रखिए और उसके अकॉर्डिंग पेपर को अटेम्प्ट करिए। ज्यादा भी नहीं करिए कि आप 180 और 200 मार्क्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कई बार आप है ना ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर जाते हैं, लेकिन मेनी टाइम्स आपकी 40% तक नेगेटिव मार्किंग हो जाती है उस तरीके से। या कई बार आप क्या होता है, आपने 100 नंबर का अटेम्प्ट करा, भाई अगर आप 100 नंबर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो किसी भी नेगेटिव मार्किंग बेस्ड एग्जामिनेशन में ट्रस्ट मी कोई बंदा, कोई टीचर या कोई स्टूडेंट अगर पेपर उठा के बैठे, कुछ ना कुछ नेगेटिव हर कोई अटेम्प्ट करता है। तो अगर आप 100 मार्क्स करके आएंगे और 20 नंबर या 15 नंबर का अगर मार्जिन लेके चलें तो आप 85 में आ जाएंगे, नेट भी नहीं आपका क्वालिफाई होगा। तो ये तो मान के चलिए कि आपको उस थ्रेशहोल्ड से ऊपर जाना है, ना इस डर से कि गलत हो जाएगा, ना इस ज्यादा कॉन्फिडेंट होके कि नहीं मेरे को बहुत आ रहा है, मेरे को बहुत सारा करना है। तो थोड़ा रियलिस्टिक रहिए, है ना, क्वेश्चंस को देख के समझदारी से अटेम्प्ट करिए। 140, 150 तक आप जा सकते हैं, लेकिन आप 200 करने की कोशिश नहीं करिए, ठीक है। या आप 100 भी करने की कोशिश नहीं करिए। तो अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग यूनिट्स को चूज करिए और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को, है ना, सेलेक्ट करिए और आपकी मार्किंग उसी के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन पॉइंट्स पे आप ध्यान रखेंगे तो जितनी भी नेगेटिव मार्किंग आप करके आते हैं जनरली, वो आपकी कम होगी। और ट्रस्ट में मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो 180 या 120, 200 मार्क्स के क्वेश्चंस करते हैं और जब स्कोर कार्ड उनका आता है तो कई बार उनके 120 या 100 नंबर भी होते हैं। मतलब नेगेटिव, या कई बार क्या होता है कि आप जीआरएफ से 2-3 नंबर से रह जाते हैं, आपका नेट होता है, जीआरएफ नहीं होता है। तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट गेम होता है इस सीएसआईआर के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में जहां पे कि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे नेगेटिव मार्किंग को तो आपका स्कोर बढ़ेगा, जीआरएफ क्वालिफाई करेंगे, नेट करेंगे तो हो सकता है नेट क्रॉस करके आप जीआरएफ कर जाएं या जीआरएफ में आपकी और अच्छी रैंक आ जाए। तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। जो लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे उनकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है उसके साथ साथ में, जिनकी नहीं हुई है वो जब भी एग्जाम में बैठे तो जरूर इन पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस करिएगा सो दैट जब भी नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।